हम दो टाइप अब तक कर चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजेनस हो गया। होमोजेनस के अंदर ही तुमने नोटिस किया हो वेरिएबल सेपरेबल इंक्लूडेड था एक हद तक, ठीक है। लास्ट टाइप बचता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीपल टाइप से भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है, बस ध्यान रखना है उस फॉर्मेट में फिट हो रही है नहीं हो रही। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसको हम अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form, which form? dy by dx plus py equals to q। लिखने पे जोर मत दो, सुन लो अभी, ठीक है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में दिखा पाए, डेरिवेटिव किसका हो रहा है? डेरिवेटिव किसका हो रहा है? y का। तो dy by dx प्लस में जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वही होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो ऐसा चल सकता है, y के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में चल सकता है, y स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए, y ही होना चाहिए। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q। अब ये p और q क्या है? देखो भाई, y dy by dx का y आ चुका है ना एक बार, तो जो p और q होंगे ना उनमें x आएगा, ठीक है। वेयर p एंड q दोनों में या तो देखो कांस्टेंट्स हो सकते हैं, या तो ये कांस्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर और फंक्शंस ऑफ एक्स। फंक्शंस ऑफ एक्स का सिंपल सा मतलब यह है कि उनमें एक्स आना चाहिए बस। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट समझो भी। dy बाई डी एक्स प्लस, अगर dy बाई डी एक्स है तो y की टर्म होनी चाहिए, इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट होना चाहिए, y के साथ भी कोई कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट की जगह dy बाई डी एक्स है ना, तो ये x p में हो सकता है, मतलब मान लो p की जगह sin x चल सकता है, ठीक है। p की जगह e टू द पावर 4x चल सकता है, p में x हो सकता है और यहां पे q में भी x हो सकता है, या कांस्टेंट होंगे दोनों, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन इज, किसका डेरिवेटिव हो रहा है? किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन कौन है? फंक्शन कौन है? y। किसका फंक्शन है? x का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे। फंक्शन कौन है? y। इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन से वैल्यू किसकी मिलेगी? y की एक फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू होल इंटीग्रल, सुनना ध्यान से, q इंटू आई एफ dx। यहां पे एक IF आएगा और यहां पे C आएगा। ये एक फॉर्मूला है, बहुत प्यार से याद हो जाएगा, देखते रहना बस, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव किसका हो रहा था? y का। तो जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू भी किसकी आएगी? y की। इतना ध्यान रखना कि y के साथ कुछ IF होता है, वो बताऊंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। IF को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। I फॉर इंटीग्रेटिंग, F फॉर फैक्टर। y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कंफ्यूजन ये रहती है भैया इधर y आएगा x आएगा, देखते जाओ अभी। dy बाई डी एक्स तो y आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। डरना नहीं है, मेरी बस इतनी सी बात सुन के मेरे को बता दो, यहां पे p और q किसके फंक्शन है? भाई साहब, जब p x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, अगर p x का फंक्शन है, मान के चलते p x का फंक्शन है, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको? x के ही रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या आएगा? e टू द पावर p dx। यहां पे p और q दोनों किसके फंक्शन है? x के। p का यूज कहां हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज हो चुका है p का, अब बारी किसकी है? q की। तो यहां पे q का यूज होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमेशा p यूज होगा, जनरल सॉल्यूशन में हमेशा q यूज होगा। जनरल सॉल्यूशन देखो y क्या है, सॉरी फंक्शन किसका है? y का। तो जनरल सॉल्यूशन से वैल्यू किसकी आएगी? y की आएगी। y को किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इज इक्वल टू आना चाहिए था, बस साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब जैसे y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, समझना बात को, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, p जो है वो किस में यूज हो चुका है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। बारी किसकी है? q की। q मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से।
साथ में इंटीग्रेशन। अब क्यू किसका फंक्शन था ये बताओ, पी किसका फंक्शन था? तो पी का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, ये पूरी वैल्यू में क्या आएगा? एक्स ई की पावर एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद भी किसका फंक्शन है? एक्स का। क्यू एक्स का फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स का फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स का फंक्शन, इसलिए इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन में सी आता है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में ही दे दिया आपको। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा भाई, जितना बोला बस ये नहीं कि तुम इमेजिन करने लगे ये क्या बोल रहे हैं भाई। सिर्फ जो बोले मैंने वो वर्ड्स क्लियर हैं, मेरी बातें समझ में आई हैं, बाकी चीजें तो होंगी आगे चल के। चलें आगे। इसके साथ साथ दूसरी टाइप क्या हो सकती है? dx बाई डी वाई। अब तुम बताओगे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, वेर p एंड q आर कांस्टेंट, मतलब नंबर्स होंगे, और बहुत बढ़िया, और फंक्शंस ऑफ y। चलो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p, क्योंकि y का फंक्शन है p dy। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन dx बाई dy है, तो x कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट, x की वैल्यूज आनी चाहिए, तो x बस साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहां पे x निकल रहा है, p पहले यूज हो चुका है, तो क्या आएगा? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, आ गया जनरल सॉल्यूशन। ये दो फॉर्मूले नहीं, कांस्टेंट नहीं आता इसमें, तो यहां पे जो दो फॉर्मूले हैं ये वाले और ये वाले, बस ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चंस आएंगे, नोट कर लो पहले से। नई बुक का एग्जांपल नंबर 14, ओल्ड बुक का 14, ओल्ड बुक का 19, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। पहले ये देख लो वेरिएबल सेपरेबल है, सोच लो एक बार, ट्राई कर लो। देखो वेरिएबल सेपरेबल, अगर मैं y को इधर प्लस करूं तो cos x प्लस y होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। होमोजेनस अगर बनाना हो तो dy बाई डी एक्स है, तो क्या बनना पड़ेगा? फंक्शन y बाई एक्स का, cos के एंगल में y है, x है, cos के एंगल में x है। अब एंगल में से तो ऐसा हो नहीं सकता कि y बाई एक्स हो जाए, आई ना बात समझ में? तो बाय एनी मीन्स ये बाकी दो टाइप्स में फिट नहीं बैठ रहा। कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। जो इंपॉर्टेंट बात है जिन पे ध्यान देना है, अगर यहां dy बाई डी एक्स है तो इधर क्या होना चाहिए? y के साथ या तो कांस्टेंट अलाउड है या x का फंक्शन, राइट में या तो कांस्टेंट अलाउड है या x का फंक्शन। ये बताओ p की वैल्यू क्या आ रही है? -1, और q की वैल्यू, क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? आइदर इट विल बी अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इतना हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx, शाबाश, e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dx, क्या आ गया? इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आएगा, ये आ गई p की वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो, y इंटू इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस y इंटू इज इक्वल टू q, क्या है? cos x e टू दी पावर -x dx प्लस, ये c ना इसी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है जो आएगा जनरल सॉल्यूशन में। दोबारा लगा मत देना कि इसको सॉल्व किया एक और कांस्टेंट लगाई बैठे हैं। cos x e टू दी पावर -x, इंटीग्रेशन चलती रहेगी ना, और यहां पे क्या है? y टू दी पावर -x। तो इसको अलग से इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें याद होना चाहिए, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल cos x e टू दी पावर -x। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज e टू दी पावर -x, सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर -x अपॉन -1, वो माइनस यहां पे माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x e टू दी पावर -x का इंटीग्रल dx। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया i इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स e टू द पावर -x प्लस, प्लस होगा? नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, साइन x e टू द पावर -x dx। फिर इसको
फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस आगे क्या होगा, क्या होगा, साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन, आगे माइनस, हाँ कॉस एक्स, बस, और एक हाँ माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा, इसकी जगह फिर यहां हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस क्या हो गया, तो अच्छा इंटीग्रल है ना, ये क्या हो गया माइनस आई को इधर ले आओ, 2i इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई क्या बन गया, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, ये रहा, इसकी इंटीग्रल, ये जो आई माना था इसको, इसका इंटीग्रल ये है ना, तो आंसर आएगा y e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो आ गई इसकी वैल्यू प्लस सी, क्या e टू द पावर माइनस एक्स और ये कैंसिल होंगे, हाँ अदरवाइज नहीं होंगे क्योंकि वहां पे सी में नहीं है, तो यही छोड़ दो आंसर को, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, बस फॉर्मूले वैल्यूज डाली, इंटीग्रेशन सोचनी है कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 15 या 20, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहले अपने घोड़े दौड़ा लो और ये बता दो क्या ये हो सकता है लीनियर से या से वेरिएबल सेपरेबल से होमोजेनस से, सोच लो। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीपल से भी हो चुके हैं, देख मैं वेरिएबल सेपरेबल में कहता, सोचो होमोजेनस से हो सकता है, तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम तीनों कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में तुमसे ये बात जरूर करूंगा कि क्या ये किसी और अप्रोच से हो रहा है, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर पाए, हाँ ये इसका क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लो, हो सकता है मल्टीपल टाइप से हो जाए कोई क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनस नहीं हो रहा, लीनियर से होगा। अब लीनियर से करने के लिए बात को समझना ध्यान से, लीनियर से करते ऑब्वियसली dy बाई dx है, देखो y है, y के साथ कोई कांस्टेंट है, इधर x स्क्वायर है, तो p क्या हो गया 2 और q क्या हो गया, dy बाई dx के साथ x चलने वाला, ये x हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो या तो कॉमन निकालो, जो भी करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x, कुछ भी करो, x कॉमन निकालो, जो मर्जी करो, dy बाई dx 2y बाई x है ना, देखो अब समझो बात को, 2y होल डिवाइडेड बाय x होगा, लेकिन मुझे dy बाई dx से तो y अलग रखना होगा, साथ में जो होगा उसके वो p होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, x स्क्वायर बाय x, आया समझ में, ठीक है ना, p क्या हो गया q, x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ क्या आएगा e टू दी पावर 2 log x, और सिंप्लीफाई करना हो तो हाँ पावर को ऊपर भेज दो, क्योंकि e की पावर में log अगर डायरेक्ट मिल रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा निश्चिता हर बार, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, वैल्यूज डालो, y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस सी, क्वेश्चन डन। एग्जांपल नंबर 16 या 21, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय dy इक्वल्स टू 0, पहचानो पहचानो, होमोजेनस का ट्राई करें, इसको इधर लेके जाओ, y dx x प्लस 2y स्क्वायर dy, अब क्या कहा था मैंने, सबसे पहले क्या निकालोगे dy बाई dx, वहां से हिंट लगेगा, dx को इधर डिवाइड करो, ये हो जाएगा y बाय
x प्लस 2y² इक्वल्स टू dy/dx। क्या अब तुम्हारे पास ये तरीका है कि तुम dy के साथ y रख लो, dx के साथ x रख लो? वेरिएबल सेपरेट करने हैं, हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना? इसको इधर, चलो y को तो इधर ले आओगे, कोई बात नहीं। जैसे dx को इधर लेके जाओगे, dx अपॉन x प्लस 2y², और ये y इससे सेपरेट नहीं हो पाएगा, वेरिएबल सेपरेबल ये नहीं है। क्या होमोजेनस है? dy/dx, एक बार x कॉमन लो यहां से, y/x, यहां से जैसे ही एक x कॉमन लोगे 2y² अपॉन में x आएगा, 2x होने चाहिए थे। होमोजेनस का भी नहीं है तो लीनियर का भी नहीं। dy/dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 2y²। dy/dx के साथ क्या होना चाहिए? प्लस dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। क्या करें? किसको? हो पूरे को, पूरे को। तो ये हो गया dy/dx माइनस y अपॉन x प्लस 2y²। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है भैया मेरे को लीनियर का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, मेरे को होमोजेनस सॉल्व करने आते हैं, मेरे को वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करना आता है, ज्यादा वो नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप पहचानना। अब dy/dx करना, अब dy/dx प्लस y। अब y के साथ में क्या है? ये पूरा। अगर तुम ऐसे इसको लिखना चाहो, देखो ना, dy/dx माइनस 1 अपॉन, बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं है, अच्छा गलती से आ गया। तो अब यहां पे dy/dx y भी आ गया, तो ये पूरा p हो गया। बट p किसका फंक्शन होना चाहिए? उसमें y नहीं आना चाहिए, आ रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। y की वैल्यू तब निकलते जब सॉल्यूशन दे रखा है ना, y उससे x निकाल सकते हैं। हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समझो बात को, मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मैं क्या तुम्हारे सामने प्रॉब्लम फ्रेम कर रहा हूं कि क्यों नहीं है लीनियर का। तो होगा, ये कैसे होगा? देखो, y dx x प्लस 2y² dy को इधर डिवाइड करो, dx/dy इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाय, सेपरेट करो। अगर dx/dy है अब किसको इधर लाएंगे? बिल्कुल ठीक है, dx/dy माइनस x/y को लिख दो 1/y इंटू x इक्वल्स टू 2y। p क्या हो गया? माइनस 1/y। और q क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy x क्यू, e टू द पावर 1/y dy, बाहर माइनस लॉग, ठीक है। माइनस का क्या करेंगे? माइनस का क्या करेंगे? ई और लॉग कैसे कैंसिल होगा? चले जाओ। हाँ, माइनस का मतलब है यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आर्ग्यूमेंट की पावर में लेके जाओ, y की पावर -1 हो गया, ये हो गया e टू द पावर लॉग y की पावर -1। अब y की पावर -1। एक बात होता, मॉडुलस की कब तक नीड थी? जब तक लॉग के आर्ग्यूमेंट में था, क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग गया, कोई जरूरत नहीं है मॉडुलस की। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला? x इंटू इज इक्वल टू x इंटू 1/y हो गया ये, तो x इंटू 1/y मतलब x/y इक्वल्स टू q क्या है? 2y इंटू 1/y dy प्लस c। x अपॉन y इक्वल्स टू y से y कैंसल, 2 का इंटीग्रल 2y प्लस c। आ गया जनरल सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन। बस मुझे ये इंपॉर्टेंट भी मैंने इसलिए मार्क किया, वो जो बताई है ना तो मैं सारी बातें कि ये किस में फिट नहीं बैठ रहा और क्यों नहीं बैठ रहा, और dy/dx से भी लीनियर क्यों नहीं हो रहा, dx/dy से क्यों हो रहा है, इन बातों पे ध्यान रखना। नई बुक की एक्सरसाइज 9.5, ओल्ड बुक की 9.6, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे हम। फर्स्ट
15 क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने करने के लिए, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज दी थी। फर्स्ट 15 में कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार 16 देख लो उससे पहले। 16th वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। कह रहे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, उसके ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके ऊपर टेंजेंट बनेगी पॉइंट के ऊपर, उसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इक्वल। तो एक बात बताओ, अगर किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट है x, y, तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, ये किसके इक्वल है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई, इसको इधर ले आओ, dy बाई dx माइनस वाई इक्वल्स टू x, p आ गया -1, q आ गया x, क्या हो गया भाई? हो नहीं जाएगा आगे। जनरल सॉल्यूशन में फिर वैल्यू को डालेंगे x और y की 0 0, क्योंकि कर्व किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 1 डालेंगे, वहां से c आएगा, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 भी तो सिमिलर सा ही है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,2। कर्व 0,2 से पास कर रहा है। आगे सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एनी पॉइंट मतलब x, y बोलेंगे उस पॉइंट को, है ना, रैंडम पॉइंट को। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई। x प्लस वाई एक्सीड्स द magnitude of slope of tangent at the point by 5। जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है वो एक्सीड कर रहा है। एक्सीड करने का मतलब क्या है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x प्लस वाई आगे है। किससे आगे है? किससे आगे है? स्लोप से आगे है, टेंजेंट के स्लोप से आगे है। कौन आगे है टेंजेंट के स्लोप से? x प्लस वाई। किससे आगे है? dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सब एक बात बताओ, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सीड कर रहा है, किसको एक्सीड कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब सम ऑफ कोऑर्डिनेट x प्लस वाई dy बाई dx से पहले से ही आगे है। कितना आगे है? 5 आगे है। ये वैल्यू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स dy बाई dx से ऑलरेडी बड़ा है। ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है? ये वैल्यू कितनी बड़ी है? ये वैल्यू इससे 5 ज्यादा है, 5 बड़ी है। अब लेकिन मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो बीच में इक्वल टू लगाएंगे, मतलब दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कम क्वांटिटी है इसमें क्या करूंगा? 5 प्लस कर दूंगा, हो गया बैलेंस बराबर। अब बीच में इक्वल्स टू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? प्लस वाई इधर आ गया, माइनस वाई इधर क्या बन गया? dy बाई dx माइनस वाई इधर क्या आ गया? x माइनस 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस 5। कंपेयरिंग विद dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। p क्या आ गया? -1, और q क्या आ गया? नहीं होगा ये सॉल्व आगे, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए।